नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक में मैं गिरिराज सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हमारी जो यूनिट 9 चल रही है उसी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो नया टॉपिक होने वाला है वो है आपका ई गवर्नेंस। इसमें हम ई गवर्नेंस क्या होती है, इसकी अवधारणा को समझेंगे और इसके पीछे जो कुछ भी हुआ है जिसे हम कहते हैं पृष्ठभूमि इतिहास जो होता है कि कहां से होते हुए हम यहां तक आए हैं उसे भी समझेंगे और इसमें क्या क्या चरण होते हैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो भी जाता है, क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो ई गवर्नेंस आपका पढ़ने को देखने को मिलता है। और वहीं आज के समय में गवर्नेंस के अंदर या आपकी गवर्नमेंट जो है उसके अंतर्गत, प्रशासन के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का बहुत ज़्यादा उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो उसके संदर्भ में भी यदि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और ये आपकी जो डेली बेसिस पे आपको नॉलेज होनी चाहिए कि गवर्नमेंट में क्या कुछ चल रहा है, क्या क्या इनोवेशन हो चुके हैं, किस प्रकार से अनेक चीज़ों से जुड़ चुका है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ई गवर्नेंस कहते किसे हैं। ई गवर्नेंस की यदि बात करें तो ई गवर्नेंस का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इसका मतलब क्या है, क्या बिजली वाली सरकार? इसका अर्थ देखा जाए तो क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस मतलब बिजली वाली सरकार। ऐसा कुछ नहीं है। कि जब क्या होता है, जब प्रशासन में या गवर्निंग में जो सरकारी कामकाज है, प्रशासनिक कार्य हैं, उन सभी में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो उसे बोला जाता है ई गवर्नेंस या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे आप समझिए कि कोई ऑर्डर निकाला है, इसके पहले यदि आप देखेंगे कि जब हम टेक्निकल नहीं हुए थे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पे बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं हुए थे, आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक क्या होता था कि कोई भी यदि आदेश निकलता है तो वो आप तक एक पेपर के फॉर्म में आता था। आज क्या होता है कि कोई आदेश निकलता है, वहाँ से जैसे आदेश निकलता है सेकेंडों में आप सभी के पास होता है। वो कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है। जब क्या होता है, सरकार अपनी कोई सूचना, कोई आदेश या फिर कोई ऐसा कार्य जो होता है, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में कोई डाटा ट्रांसफर करना है, फाइल भेजनी है, तो पहले फाइल हाथ से हाथ जाती थी, एक हाथ, दूसरे हाथ, तीसरे हाथ, इस प्रकार से कई दिन भी लग जाते थे, कई हफ्ते लग जाते थे। अब क्या है कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में कोई भी फाइल ट्रांसफर करनी है, कोई डाटा ट्रांसफर करना है, तो चंद सेकंडों में ये सारे काम हो जाते हैं। तो ये किसके द्वारा संभव हुआ है? ई गवर्नेंस के द्वारा संभव हुआ है, क्योंकि गवर्निंग में आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग होने लग गया है। तो चलिए देखते हैं, किसी देश के शासन और संचालन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का सीमित प्रयोग, यहां पर ये सीमित लिखा हुआ है, सीमित प्रयोग जब किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस कहते हैं। ई गवर्नेंस को स्मार्ट गवर्नेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्मार्ट गवर्नेंस। ये जो स्मार्ट शब्द लिखा हुआ है, 3 वर्ड जो 3 अक्षर लिखे हैं स्मार्ट, यहाँ पर स्मार्ट का जो फुल फॉर्म होता है या फिर कहें इन 5 अक्षरों का जो मतलब है वो भी आपको याद रखना होगा। क्यों रखना होगा? क्योंकि एक दो बार ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि स्मार्ट गवर्नमेंट में एस का क्या मतलब है, एम का क्या मतलब है, ए का क्या मतलब है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, तो ये आपको पता भी होने चाहिए, आपकी जानकारी के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यदि देखा जाए स्मार्ट शब्द में से एस का मतलब होता है सिंपल, एम का मतलब होता है मोरल, ए का मतलब होता है अकाउंटेबल, और वहीं आर यदि देखा जाए तो इसे रिस्पॉन्सिबल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और टी फॉर ट्रांसपेरेंट के लिए किया जाता है। इसका हिंदी में क्या मतलब है? साधारण, सामान्य, या फिर मोरल को कहते हैं नैतिक, अकाउंटेबल को कहते हैं जिम्मेदार, और अकाउंटेबल जिम्मेदार, और आपका रिस्पॉन्सिबल को जिम्मेदार कहा जाता है, अकाउंटेबल को जवाबदेही कहा जाता है, और ट्रांसपेरेंट को कहा जाता है पारदर्शिता। तो हिंदी में मतलब ये रहे आपके, और इंग्लिश में यदि पूछा जाए तो इनके मतलब ये आपके सामने उपस्थित रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधे आते हैं इसकी पृष्ठभूमि पर।
कि पृष्ठभूमि क्या कुछ बनी है, इसको आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि 1969 में क्या हुआ। हमने वहां पे भी पढ़ा था, जो इंटरनेट के अंतर्गत इंटरनेट वाला जो टॉपिक पढ़ा है उसमें भी इस संदर्भ में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। आरपा और आरपानेट की जो स्थापना की थी और उसके बाद इंटरनेट की शुरुआत संभव हो पाई है। तो क्या हुआ, 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग में कंप्यूटरों को लैन के माध्यम से जोड़ा गया। इंटरनेट में ये आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है कि लैन क्या होता है। लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, जिसे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। लैन होता है किसी भी छोटे क्षेत्र को जब जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अमेरिका के रक्षा विभाग में मतलब सरकारी डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत क्या किया गया, लैन को स्थापित किया गया। लैन से उस कार्यालय को जोड़ा गया। इसका मतलब क्या है कि जो कार्यालय के काम हैं, सरकारी कामकाज हैं, उसके अंतर्गत इंटरनेट का हस्तक्षेप या इंटरनेट का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। कहां से, 1969 में अमेरिका से, और कहां, रक्षा मंत्रालय से या रक्षा विभाग से। उसके बाद क्या हुआ, 1970 में भारत के अंदर ई गवर्नेंस की उत्पत्ति हुई। वो किस आधार पर हुई, चुनाव और जनगणना के आधार पर। मतलब ये है कि चुनाव और जनगणना के लिए हमने इंटरनेट जैसी जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का, इंटरनेट का तो नहीं सॉरी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। कैसे कि यहाँ पर चुनाव की जो गणना हुई वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुई। कंप्यूटर और कैलकुलेटर, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। उसी प्रकार से जनगणना की यदि देखा जाए तो जनगणना में भी आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे। फिर कर प्रशासन आदि में, इन सभी में क्या हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का सरकार में इस्तेमाल होने लग गया। और उसी के साथ ही भारत में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की भी स्थापना कर दी गई। आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा था 1976 में NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की भी स्थापना करी गई थी। कब करी गई, 1979 में। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, NIC की स्थापना कब की गई, 1979 में। हमने इंटरनेट वाली क्लास में भी इसको पढ़ा है। आ जाते हैं क्या होता है फिर 1987 में क्या होता है, राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क की स्थापना की गई या शुरुआत की गई। इसे क्या बोला जाता है, NSBCN। इसको याद रखें, NSBCN। यदि आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, आज के समय में फुल फॉर्म भी बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। फुल फॉर्म यदि आपसे पूछा जाए, NIC का पूछा जाए तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है। NIC या निक नेट का पूछा जाए तो क्या है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क है। उसी प्रकार से यदि आपसे NSBCN पूछा जाए कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना है नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया होगा। इसके अंदर क्या है, जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम को भी शुरू किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रही होंगी चीजें, क्योंकि अभी ये सिर्फ एक पृष्ठभूमि है, कुछ इतिहास है आपका ई गवर्नेंस के संदर्भ में। मेन चीजें जो हैं, ई गवर्नेंस में क्या होता है, बेनिफिट क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इसकी हानियां क्या हैं, क्योंकि हानि भी हमें देखना पड़ेगा। वहां से इंटरेस्ट आना बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है। 1988 में क्या होता है, 1988 में NSS SIOM नेशनल, जिसका फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी की स्थापना की गई। 1999 में क्या हुआ, IT मंत्रालय का गठन किया गया। उसी के बाद आपने भी पढ़ा था, उसमें क्या हुआ था, IT एक्ट 2000 को लागू किया गया था। कब किया गया था, 2000 में लागू किया गया था। उसी के बाद हैदराबाद ने राष्ट्रीय सुशासन संस्थान NISG, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट की स्थापना की गई। तो यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये आप लिख भी लेना। यदि आपको लिखना हो तो NISG की स्थापना कहाँ की गई, तो वो आपके हैदराबाद में की गई थी। कब की गई थी, 2000 में की गई थी। यदि इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, हैदराबाद में की गई थी। उसके बाद क्या है, 2006 में राष्ट्रीय ई शासन योजना
की शुरुआत की गई, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की शुरुआत की गई। ये सारी चीजें आपको फैक्ट हैं, इनको ध्यान में रखना होगा और इनको आप साथ ही साथ यदि चाहें तो लिख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2009 में क्या हुआ, सर्व सेवा केंद्र जिसे बोला गया CSC कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की गई और उसी के बाद आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि 2015 में डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई। अब आप देख रहे होंगे कि ये सारी चीजें जो हैं वो आपके ई गवर्नेंस के लिए ही बनाई गई थी या फिर इनकी शुरुआत की गई है। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे देखेंगे 2016 में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय बना, जिसे संचार मंत्रालय से अलग किया गया। मतलब ये है कि पहले ये मंत्रालय, ये जो सारे मामले आते थे वो सब मामले आईटी से संबंधित जितने मामले थे वो आपके संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता था। 2016 में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को अलग से बना दिया गया। 2017 में पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता योजना स्टार्ट की गई। ये क्या थी, ये भारत नेट के अंदर ही चलती है। इसमें क्या था कि जैसे भारत नेट के अंदर ग्रामीणों तक हमें जो इंटरनेट की पहुंच है वो सुनिश्चित करनी है, हमें सारी जो ग्राम पंचायतें हैं, जिला मुख्यालय है, इन सारी चीज़ों को आपके इंटरनेट से जोड़ना है। तो वहीं की शुरुआत 2017 से आपकी कर दी गई थी। उसके बाद क्या है, 2021 में क्या हुआ, 2021 में गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट डाटा सेंटर की आधारशिला भी रखी गई। ये सारे काम क्यों किए गए, ये सारे काम किए गए ई गवर्नेंस को बेहतर और बेहतर बनाने के लिए किए गए हैं। आपको ये क्वेश्चन है, एक आपको मैं काम, ये होमवर्क समझ लो या आपका खुद का माइंड प्रैक्टिस समझ लो कि अभी 2021 में 20 में भारत नेट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं बने, पर संभावनाएं अब ये हैं कि भारत नेट आपका अभी क्वेश्चन बना सकता है। तो भारत नेट के संबंध में आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा कि भारत नेट क्या है और इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए, कब से स्टार्ट हुआ और इसके अंदर कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। तो भारत नेट के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके संबंध में सारी जानकारी निकाल के रखें। चलिए 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आपका जनवरी 2022 हैदराबाद में हुआ। ये दोनों चीजें आपको अभी करंट से जुड़ी हुई हैं, इसलिए आपके यहाँ पर रख दी गई हैं। 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कब हुआ था, 2022 जनवरी में हुआ। वहीं 25वां भी जो है वो भी 22 में ही हुआ, जो कि नवंबर में हुआ। ये जो 24वां है ये 21 में होना था, लेकिन 21 में कोविड के वजह से इसे स्थगित करके 22 में किया गया, जनवरी 2022 में किया गया। और 25वां तो शेड्यूल्ड था ही, तो ये आपका कब कर दिया गया है, ये नवंबर 2022 में कर दिया गया था। ठीक है, और ये क्या है इसके संबंध में आगे चर्चा करूंगा। यहां पर आपके करंट से संबंधित था, तो एक टाइमलाइन के साथ मैंने चलते हुए इसको यहीं पर रख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए समझना होगा कि जो ई गवर्नेंस है ये इसके कितने स्तंभ हैं, कितने पिलर हैं, कितने पिलरों पर ये टिका हुआ है, कौन कौन से इसके स्तंभ हैं, इसको भी समझना होगा। कि जैसे आप समझते होंगे कि भारत में 4 स्तंभ हैं, 5 स्तंभ हैं, इस प्रकार से बोलते हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका 3 स्तंभ हो गए। चौथा आपका बन जाता है आपका जो मीडिया है वो हो जाता है। आज के समय 5वां हो जाता है इंटरनेट, ये भी एक नया स्तंभ आने लगा है सामने। तो ये सारी चीजें आपको देखने को यहाँ मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं, स्तंभ क्या है। स्तंभ के अंतर्गत देखेंगे, स्तंभ में क्या होता है कि पिलर की बात आपसे मैंने की है कि इसमें कौन कौन होंगे महत्वपूर्ण। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग लगाना है कि स्तंभ का मतलब क्या होता है, पिलर। इसका मतलब ये होता है कि एक कोई कुछ ऐसी चीजें जिनके ऊपर सारी व्यवस्था टिकी हुई है। यदि एक भी चीज हट जाए तो उस स्ट्रक्चर का या उस अवधारणा का कोई अस्तित्व नहीं बचता है, तो उसी को आप स्तंभ समझेंगे। ठीक है, अब यदि यहाँ पर ई गवर्नेंस के स्तंभ की बात की जाए तो कौन कौन होंगे इसमें। सबसे पहले कौन होगा, लोगों के लिए बनाया जा रहा है तो लोग होंगे इसमें। दूसरे नंबर पे क्या होगा,
प्रौद्योगिकी होगी, क्योंकि ई गवर्नेंस के लिए प्रौद्योगिकी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये भी ई गवर्नेंस का स्तंभ है। प्रक्रिया, किस प्रक्रिया से गुजर रहा है, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, किस प्रकार से सारी प्रक्रिया हुई है, ये भी एक इसका स्तंभ है। और उसके बाद आ जाता है आपका संसाधन, कि किन संसाधनों के द्वारा ये सूचना आपको प्राप्त हो रही है। तो ये ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ हैं, 4 स्तंभ हैं। इनको आपको याद रखना होगा कि यदि आपसे प्री में पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन ई गवर्नेंस के स्तंभ नहीं है या इनमें से कौन ई गवर्नेंस के स्तंभ हैं, तो आपको इन चारों को याद रखना होगा और आपको समझना होगा कि कौन कौन से स्तंभ इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं कि ई गवर्नेंस को हम लेकर क्यों आए, उद्देश्य क्या थे हमारे। तो यदि उद्देश्यों में देखा जाए तो उद्देश्य है नागरिकों को बेहतर सेवा देना, पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ा देना, उस सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना, इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। उसी के साथ देखेंगे शासन दक्षता में सुधार करते हुए प्रशासन को उत्तरदायी बनाना, जो कि हमने देखा भी था कि स्मार्ट गवर्नमेंट के अंतर्गत आपकी पारदर्शिता, उत्तरदायित्वता, ये दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। ठीक है, व्यापार और उद्योग के साथ इंटरफेस में सुधार करना, ये क्या है कि आप देखेंगे कि व्यापार हो, उद्योग हो, इन सारी चीजों में आप देख रहे होंगे कि आज के समय में जब से डिजिटल हो गई हैं चीजें, तब से कर जो भरा जाता है, टैक्स जो भरा जाता है, आज के समय ऑनलाइन हो गया है, लाइसेंस सारे ऑनलाइन हो गए हैं। तो आज के समय में उद्योग जो व्यापार हैं, सारी चीजें हैं, बहुत सुगम हो गए हैं। कर, यदि आपको टैक्स पे करना है तो आप ऑनलाइन बैठ के टैक्स पे कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि टैक्स पे करने के लिए आपको टैक्स जिस तारीख को पे करना है उसके 10 दिन पहले से जो लास्ट डेट होती है, उससे 10 दिन तक आपको टैक्स पे के लिए लाइन में लगना, ये सारी चीजें होती रहती थी। अब यहाँ पर मैं लाभ और हानि की भी बात आपके साथ कर लेता हूं, उसके बाद ही आगे मैं आपके साथ बढ़ूंगा। लाभ और हानि की यदि बात करें तो ई गवर्नेंस में क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानि है। तो आप देख रहे होंगे कि जब से हमारा जो गवर्नमेंट है या गवर्नेंस है, प्रशासन है, जो व्यवस्था है, हमारी गवर्निंग व्यवस्था है, जब से वो इलेक्ट्रॉनिक हुई है या ऑनलाइन हुई है, डिजिटल जब से हुई है, तब से क्या क्या लाभ हुए हैं कि एक तो सूचनाओं का त्वरित प्रसारण हो जाता है, हम तक सारे आदेश बहुत जल्दी आ जाते हैं, त्वरित रूप से आ जाते हैं। कोई भी जो सरकारी काम है उसमें पारदर्शिता आ गई है, सामान्यीकरण हो गया है। आप देखेंगे कि आज के समय में हमें सिंपली समझ में आ जाता है कि क्या हमें आगे करना है। मतलब जो जानकारी सरकार ने आज को दी है वो आसानी से आपके सामने तक उपस्थित हो जाती है। ये सारी जानकारी आपके सामने उपस्थित हो जाती है। उसी के साथ यदि आप देखें तो आज के समय में कितना सरलीकरण हो गया है। जैसे आपको याद होगा, आपने बहुत ज्यादा फेस किया होगा कि पहले बिजली का बिल हमें भरना होता था, तो सुबह 6 बजे जाके 5 बजे जाके हम लाइन में लगते थे। तो एक दिन भर पाता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, 2-3 दिन लगातार हमें बिजली का बिल सब भरने के लिए हमें बिजली विभाग में जाके लाइनों में लगना पड़ता था। पहले आपकी जो सब्सिडी आती थी वो आपको किसी के हाथ से मिलती थी, जो आपके उच्च अधिकारी होते थे उनके हाथ से मिलती थी, तो उसमें कहीं ना कहीं घपला हो जाता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा लाभ है। ये सारे लाभ यदि आपको देखा जाए तो इसमें आपको मिलते हैं। देखिए, लाभ में आपको एक चीज मैं बता दूं, मैं आपको कुछ 8-10 लाभ बता सकता हूं, और यदि आपको कुछ नया लग जाए कि क्या लाभ हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, तो मैं हमेशा आपको एक चीज हमेशा के लिए और हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक टॉपिक के लिए लाभ और हानि बता देता हूं कि लाभ कैसे देखते हैं कि ये लाभ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और ये हानि होगी कि लाभ होगा। ये डिफरेंस करने में आपको चंद सेकंड ही लगेंगे। जैसे समझें, कोई भी चीज है, कोई भी व्यवस्था आती है, जैसे आज हम ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। ई गवर्नेंस जब आए तो वो आपका जो ढांचा है, जिस चीज के लिए लाए गए हैं, जिस उद्देश्य के लिए लाए हैं, उस उद्देश्य को यदि वो मजबूत करता है तो वो आपको एक लाभदायक है। वहीं जब उस उद्देश्य के विपरीत हो जाए कि जिस उद्देश्य के लिए आए उसमें जो कुछ हानि पहुंचाए,
जैसे ई गवर्नेंस के हमने देखे कि पारदर्शिता बहुत ज्यादा आ गई, ये सारी चीजें हो गई और सरलीकरण हो गया और आपका सब चीजें बहुत आसान हो गई हैं, इजी, आपको इजीली सारी चीजें मिल जाती हैं। वहीं यदि हानि की बात करें तो हानि में ये है कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में सूचना भेजते समय संभव है कि यदि कोई गुप्त सूचना है, ऐसी सूचना है जिसके संबंध में किसी से शेयर नहीं कर सकते देश की एकता अखंडता को, या फिर किसी ऐसी प्राइवेसी वाली सूचना है जिसको लीक नहीं होनी चाहिए, कभी कभी हम देखते हैं कि वो लीक भी हो जाती है। कैसे हो जाती है कि यहाँ से किसी ने हैक कर लिया सिस्टम, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ पर एक समस्या और हो जाती है, वो ये है कि जब से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सारी चीजें जुड़ गई हैं, ई गवर्नेंस हो गया है, तब से आपका बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि पहले बाबू हुआ करते थे, उनको एक जॉब मिलती थी, एक किसी भी ऑफिस में बहुत सारे बाबू होते थे, बहुत सारे लोग होते थे, लिपिक होते थे, क्लर्क होते थे, उनकी आज के समय में जॉब खत्म हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि अब सारे काम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने लगे हैं, उनकी जरूरत नहीं है। वहीं यदि उलट में देखें तो बाबू राज खत्म होने से भी एक बेनिफिट है। क्या है कि पहले आप देखते होंगे कि क्लर्क होते थे, वो क्या कहते थे कि अभी नहीं, कल आना, परसों आना। आज के समय में या फिर 100-200 रुपए तो जो भी उनने मांगते थे, ऐसा नहीं कहते सभी मांगते थे, एक लेकिन बाबू राज नाम करके एक व्यवस्था भी चलती थी सरकारी ऑफिसों में, जहां बाबू राज कहा जाता था कि बाबू राज चल रहा है। तो ये भी एक व्यवस्था हमारी सामने आई है कि जब से ई गवर्नेंस आई है तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हमें देखना होगा आगे क्या डेवलपमेंट हुआ। ई गवर्नेंस के प्रकारों पर अब हम चर्चा करेंगे कि ई गवर्नेंस के कौन कौन से प्रकार हैं। ई गवर्नेंस के प्रकार जब हम देखेंगे तो हमने आपसे क्लास में बोला भी था कि जब आपसे ई कॉमर्स वाली क्लास में अक्सर मैं बोलता हूं कि आपका B2B B2C के बाद भी ये 2 जो चलता है वो आगे भी हमें देखने को मिलेगा, तो बस वो यही मिलने वाला था। यहां पर क्या है, आपका ई गवर्नेंस के अंदर G2G होगा, G2B होगा, G2C होगा, ये सारी चीजें भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। यदि G2G की बात करें तो G2G है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इसका मतलब यह है कि जब एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को कोई सुविधा देती है, कोई सूचना देती है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, तो उसे बोलते हैं G2G। यह विभिन्न सरकारी कार्यालयों के बीच सहज संपर्क स्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं? G2G कहते हैं। जैसे खजाने प्रोजेक्ट जो है, स्मार्ट गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश का है, प्रगति है, ये सारे पोर्टल क्या है, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट के साथ जोड़ती है। और सरकारी ऐसा भी नहीं है कि एक राज्य की गवर्नमेंट दूसरे राज्य के गवर्नमेंट से जुड़े, ये भी नहीं है। ऐसा भी होता है कि आपने देखा होगा कि कोई एक ऐसा पोर्टल सरकार बनाती है जिसके द्वारा जिला और ग्राम पंचायत के जितने भी ऑफिस होते हैं वो गवर्नमेंट के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो सारी चीजें G2G के अंतर्गत ही आती है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे क्या है G2B। G2B क्या है? G2B का फुल फॉर्म होगा गवर्नमेंट टू बिजनेस। यह क्या होता है? यह व्यापार समुदाय और गवर्नमेंट के मध्य संपर्क स्थापित करता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट और बिजनेसमैन जो है या व्यापार जो है उनके बीच संपर्क स्थापित होता है। मतलब ऐसा है कि यदि बिजनेसमैन को, किसी बिजनेसमैन को टैक्स पे करना है तो डायरेक्ट वो अपना टैक्स पे कर सकता है। लाइसेंस लेना है, लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो डायरेक्ट कर सकता है। उसी प्रकार से कई ऐसे प्रोग्राम होते हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बिजनेसमैन कोई आपका प्रोजेक्ट है वो वहां तक सरकार तक पहुंचाना है, या नई कोई चीज है, वो सारी चीजें यहाँ पर पहुंचाई जाती हैं, तो आपका G2B के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके उदाहरण भी ये आपको देखने को मिलेगा। ई प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट है, MCA21 है, EB12 है, ये सारे चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? G2B के अंतर्गत आपकी आती हैं। आगे बढ़े, अगला है आपका G2C। G2C में क्या होता है? गवर्नमेंट टू सिटीजन। यहां ध्यान रखना, C का मतलब
जो हमने ई कॉमर्स में पढ़ा है वो नहीं है। यहाँ पर गवर्न सी का मतलब आपका सिटीजन होता है, वहीं ई कॉमर्स के अंदर कंज्यूमर या कस्टमर होता है। यह सरकार और नागरिकों के मध्य संपर्क का एक जरिया होता है, संपर्क स्थापित करता है। जैसे आप देखते होंगे उमंग ऐप है, ज्ञानदूत ऐप है, भूमि प्रोजेक्ट है। इसमें क्या होता है कि आपका जो रजिस्ट्रीकरण होता है भूमि का वो सब ऑनलाइन किया जा सकता है। लोक वानिकी प्रोजेक्ट है, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? ये सारी चीजें आपकी आती हैं G2C के अंतर्गत, जिसके द्वारा जो सिटीजन है वो गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट जुड़ सकती है, संपर्क स्थापित कर सकती है। जैसे बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं, MP ऑनलाइन वाला पोर्टल भी एक बहुत अच्छा पोर्टल है जिसमें गवर्नमेंट की सारी स्कीम है, गवर्नमेंट के साथ कोई जुड़ाव करना है आपके साथ। CM हेल्पलाइन भी एक बहुत अच्छा जरिया है, EFIR भी एक बहुत अच्छा जरिया है। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? G2C के अंतर्गत आपकी आती हैं। वहीं यदि G2E देखा जाए तो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत सरकार और उनके कर्मचारी के मध्य संपर्क स्थापित किया जाता है, जैसे ऑनलाइन सैलरी। उसी प्रकार से ऑनलाइन अटेंडेंस लगानी है, दीक्षा ऐप है। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? आपका G2E के अंतर्गत ही आती हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखें कि भारत में ई गवर्नेंस का विकास कैसे हुआ। तो आपने देखा होगा कि शुरुआती छोटी सी बात कर लेते हैं। 1970 में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना हुई, 76 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना हुई और 1987 में आपका निकनेट की स्थापना हुई और इसी के साथ भारत में इंटरनेट की स्थापना हो गई थी। और जितने भी डेवलपमेंट हुए थे हमने पीछे पृष्ठभूमि में देखे भी थे, वहां पर हमने सारी चीजें देखी हैं। तो अब हम बहुत ज्यादा इसमें डेवलपमेंट जो भारत में है उसमें नहीं जाएंगे। अभी भारत में क्या कुछ चल रहा है उसके संबंध में यहाँ पर मैं बात करूंगा। भारत में ई गवर्नेंस के अनुप्रयोग को देखा जाए, यदि यूजेस को देखा जाए, तो आज के समय में आपने एक बहुत अच्छा टर्म सुना होगा, ई पार्लियामेंट। ई पार्लियामेंट अभी नया शब्द आया हुआ है, नया तो नहीं है लेकिन हम अभी नए नए सुन रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जितनी भी देशों की पार्लियामेंट हैं वो ग्लोबली आपसे कनेक्ट हो रही है सारी पार्लियामेंट से, ठीक है। इसका सुझाव बेलारूस आधारित अर्थ एक्शन के बेनिस ने दिया है, अर्थ एक्शन ने बेनिस ने दिया है, ठीक है। आ जाते हैं इसे क्या है, इसे ग्लोबल ई पार्लियामेंट भी कहते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों की संसद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक दूसरे से जुड़ेंगी। इसका मतलब यह है कि भारत की पार्लियामेंट अमेरिका की, ब्रिटेन की, रूस की, ऑस्ट्रेलिया की, अफ्रीका की, ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो सकती हैं, चर्चा कर सकती हैं, संवाद कर सकती हैं, पत्र व्यवहार कर सकती हैं। मतलब यहाँ से कोई लेटर भेजना है तो सारी चीजें ऑनलाइन कर सकती हैं। तो वो कैसे हो सकता है? ई गवर्नेंस के द्वारा संभव है। अभी इसका मुख्यालय नहीं बना है लेकिन मुख्यालय बनने की जो संभावना है वो बेंगलुरु में बनी हुई है, ठीक है। चले, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी, ये क्या है? इसे यूजीसी ने, यूजीसी क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे कहते हैं। यूजीसी ने 1991 में विकसित किया था और इसका मुख्यालय क्या है? इसका मुख्यालय अहमदाबाद में। इसका काम क्या है? सुन लीजिए, इसका कोई काम नहीं है, मतलब कोई काम तो है, क्यों नहीं है, इसीलिए बनाया गया। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी जो है इसके अंतर्गत आपकी जो इंफॉर्मेशन के संबंध में या फिर इलेक्ट्रॉनिक के संदर्भ में जितनी भी पुस्तकालय, एक तरीके से ई लाइब्रेरी है, ई लाइब्रेरी का रूप है, ई लाइब्रेरी का आपका रूप है। इसके अंदर सारी चीजों को स्टोर करके रखा गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद में है। अब आगे देखते हैं स्वान। स्वान क्या है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी घोषणा कब की गई थी? 27 अक्टूबर 2004 को की गई थी। और इसमें क्या है? स्पीड, मिनिमम स्पीड, आपकी न्यूनतम स्पीड कितनी होनी चाहिए, इसके संबंध में आपको थोड़ा सा मैं अभी बताऊंगा, अभी बता देता हूं। 2 Mbps पर सेकंड के हिसाब से इसकी स्पीड होनी चाहिए, कम से कम पर सेकंड की।
एमबी पर सेकेंड, ठीक है, 2 MB पर सेकेंड। इसके अंतर्गत क्या है, स्वान योजना जो 2000 में चलाई गई थी, 2004 में चलाई गई थी, इसके अंतर्गत सरकार द्वारा ये अपनाया गया था कि हर जिला मुख्यालय, विकास खंड, ब्लॉक, ये सारी चीजें जो हैं वो सब कि जो ऑफिस हैं, सरकारी कार्यालय हैं, वो सब जिला मुख्यालय से और जिला मुख्यालय से सीधा राज्य की राजधानी से जुड़ेंगे। और इसके लिए जो लाइन बिछाई जाएगी उससे जो नेट की स्पीड मिलेगी उसकी न्यूनतम स्पीड कितनी होनी चाहिए, 2 Mbps होनी चाहिए, और उसके साथ इन सारे नेटवर्कों को जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद क्या था, उसके बाद है मोबाइल प्रशासन। इसमें क्या है, भारत में इतना तेजी से विकास हुआ, इसका मतलब ये है कि मोबाइल प्रशासन के अंतर्गत आपने देखा होगा कि ई किसान कॉल सेंटर है, उसी प्रकार से कई सरकारी कॉल सेंटर को बनाए गए जिनमें क्या है, जिनके द्वारा जनता सीधे सरकार से मदद ले सकती है, ई गवर्नेंस में इसमें सहायता मिलती है। कई टोल फ्री नंबर आप देखते होंगे सरकारी कार्यालयों के, सरकारी विभागों के, जिससे आप जानकारी लेते हैं या उनके बारे में सूचना प्राप्त करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत विकास गेटवे, यह एक राष्ट्रव्यापी पहल है। इसका उद्देश्य स्थानीय भाषा में सटीक जानकारी देना है। इसमें 6 भाषाएं दी गई हैं, और ये 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं ये जरूर याद रखना। हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मराठी और आपकी बंगाली, ये 6 भाषाएं इसमें दी गई हैं। तो भारत विकास गेटवे के अंतर्गत कितनी भाषाएं हैं, 6 भाषाओं में आपको मिलता है। और क्या है इसका कार्य है, इसमें 6 क्षेत्रों के संबंध में जानकारी उपलब्ध होती है। कौन कौन से है, कृषि, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ई गवर्नेंस, ग्रामीण ऊर्जा और सामाजिक कल्याण, ये 6 क्षेत्रों के संदर्भ में भी आपको जानकारी मिलती है। तो ये 6 भाषाओं में है और 6 क्षेत्र में है। 6 भाषाएं कौन कौन सी, 6 क्षेत्र कौन कौन से, इनके बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया गवर्नमेंट, इसे क्या है, इसे एच डटन ने लोकतंत्र का 5वां स्तंभ माना है। सोशल मीडिया को ये जो एच डटन है, इन्होंने 5वां स्तंभ माना है। बस इस बात को ध्यान रखना है, ये इसलिए मैंने दे दिया है क्योंकि अब तक हम 4 स्तंभों को पढ़ते थे, जिसमें क्या है, मीडिया जो है उसका 4था स्तंभ मानते थे। आज के समय में 5वां स्तंभ किसे मानने लग गए, एच डटन ने किसको बोला, लोकतंत्र का 5वां स्तंभ सोशल मीडिया गवर्नमेंट को माना है, सोशल मीडिया को यहाँ पर माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की एक प्रमुख ई गवर्नेंस की पहल, कुछ पहल है जो भारत सरकार ने शुरू की थी, वो कौन कौन सी है यहाँ पर हम देख लेते हैं। डिजिटल इंडिया पहल, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन हमेशा बनते रहे हैं। 1-2 एग्जाम छोड़ के कोई ना कोई एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन बन ही जाता है कि डिजिटल इंडिया कब शुरू किया गया था। तो डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। इसका ध्येय वाक्य यदि पूछा जाए तो ध्येय वाक्य क्या है, पावर टू एम्पावर, ठीक है। उद्देश्य क्या है, भारत को डिजिटली सशक्त समाज आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है। यह एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है, मतलब इसके अंतर्गत कई सारी योजनाएं आती हैं। अम्ब्रेला योजना क्या होती है, यदि आपको इसके संबंध में नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। जैसे अम्ब्रेला जो होता है, छाता जो होता है, उसके नीचे व्यक्ति होता है, उसी प्रकार से एक अम्ब्रेला योजना होती है, उसके अंदर भी कई सारी योजनाएं होती हैं, उसे आप अम्ब्रेला योजना कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसके अंतर्गत अनेक कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, जैसे जैम ट्रिनिटी जनधन आधारित मोबाइल जो आपका है, उसी प्रकार से डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो आपका है वो भी इसी के अंतर्गत आया हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या है, ये डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है कि जैसे आपको कोई सब्सिडी मिली है, तो पहले क्या होता था, मैंने आपको बताया कि पहले जिस अधिकारी के द्वारा मिलना चाहिए था उसके हाथ से वो आपको मिलती थी। यदि ऊपर से आपके 1000 रुपए आते हैं तो यहाँ आपको 500, 600, 700 रुपए मिलते हैं, 200-300 बीच में ही चले जाते थे कहीं ना कहीं। तो अब क्या होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में आपके अकाउंट में सीधा जो भी सब्सिडी है या आपको जो भी बेनिफिट है, पेंशन वगैरह है, वो सारी चीजें यहाँ पर डायरेक्ट आपके अकाउंट में
आपको मिल जाती है। उसी प्रकार से डिजी लॉकर आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग इस्तेमाल भी बहुत करते होंगे, कि उसमें क्या है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजिटली रूप में अपलोड कर दो, जो क्लाउड होता है एक, उसमें अपलोड कर दो, वहां से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। कोई फॉर्म भरना है या कहीं जरूरत पड़ जाती है आपको, तो डिजी लॉकर में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को और जरूरी जितने भी दस्तावेज होते हैं उनको वहां पर आप सेव रख सकते हैं। उमंग है, माई गवर्नमेंट है, राष्ट्रीय एआई पोर्टल है, युवाओं के लिए जिम्मेदार एआई, ये बहुत सारे ऐसे पोर्टल हैं जो आपके डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ही बने हैं। उसी के बाद आप देखेंगे का आयुष्मान भारत एक स्वास्थ्य कार्ड बनाता है, आपने पढ़ा भी होगा उसके संबंध में, और बहुत महत्वपूर्ण योजना भी है। शायद 2018 में ही आई थी, 2018 में आई थी आयुष्मान भारत। उसमें क्या है कि 5 लाख तक का आपको फ्री इलाज जो है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। ये भी डिजिटल इंडिया के अंतर्गत है। कैसे है समझिए कि उसके अंतर्गत आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो उसकी में आपका आधार कार्ड और आपकी जितने भी आय प्रमाण पत्र वगैरह जो कुछ भी लगते हैं, जो उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब ऑनलाइन ही लगते हैं, तो इसलिए इसे डिजिटल इंडिया के अंतर्गत रख दिया है। ई अस्पताल, पीएम किसान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई नाम, ये सारे पोर्टल्स जो है या कार्यक्रम जो है वो सब किसके अंतर्गत चल रहे हैं, वो आपके डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। उसके बाद आ जाता है आपका राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन, जिसे क्या कहता है, नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन कहा जाता है। इसका उद्देश्य डिजिटल इंडिया के जो लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करना है। अब इसे क्यों चलाया गया, समझिए बात को। गवर्नमेंट कुछ काम करती है, पर गवर्नमेंट, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है पर्सनली कि गवर्नमेंट कभी उल्टा चलती है, कि पहले डिजिटल इंडिया ले आए, अब उस डिजिटल इंडिया में होता क्या है इसके बारे में पीछे से बाद में आते हैं बताते कि भाई उसके बारे में साक्षर करना। शुरुआत में क्या होना चाहिए कि लोगों को उससे इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, सबसे पहले उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, तभी अधिकतम लाभ पहुंच पाता है। जैसे यदि आपके पास कोई वस्तु है, आपको पहले कई सालों से उसके वो वस्तु आपके पास है, उसको चलाना आता नहीं है, मतलब आपने कार खरीद ली, कार चलानी आती नहीं है, अब उस कार को होने से क्या फायदा है, तो सबसे पहले आपको कार के बारे में जानकारी भी तो होनी चाहिए। अब ये क्या है, ये नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन जो है ये चलाया जा रहा है कि डिजिटल इंडिया के बारे में आपको साक्षर करेंगे। मतलब डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर आपको डिजिटली साक्षर किया जाएगा, यहाँ पर इससे आपको जोड़ा जाएगा। इसके तहत 52.5 लाख लोगों को सामान्य सूचना प्रौद्योगिकी का ज्ञान और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, और अधिकृत राशन डीलर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता को प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि डिजिटल इंडिया में जितने कर्मचारी भी काम करेंगे उनको भी यहाँ पर जोड़ा जाएगा। इसमें जनवरी 2015 में डिजिटल साक्षरता मिशन प्रारंभ किया। किसने स्टार्ट किया था? दिशा किसने स्टार्ट किया था आपका? तो दिशा NDLM ने स्टार्ट किया था। ये भी याद रखना होगा कि दिशा अभियान जो है या फिर डिजिटल साक्षरता अभियान जो है दिशा, इसको किसने स्टार्ट किया? NDLM ने स्टार्ट किया है। ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है, डीप ले जाने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन बना दिया जाएगा कि दिशा पोर्टल या दिशा कार्यक्रम किसने स्टार्ट किया, और वहां पर बहुत सारी चीजें दे दी जाएंगी, डिजिटल इंडिया, ई नाम वगैरह वगैरह जो कुछ भी दिया जाएगा। तो NDLM ने ये पोर्टल स्टार्ट किया है, ये अभियान स्टार्ट किया है। बाद में 2017 में NDL और दिशा के स्थान पर प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत कर दी गई है। मतलब 2017 में इन दोनों के स्थान पर NDLM और दिशा के स्थान पर प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत आपकी यहाँ पर कर दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? NEP क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। ये कब स्टार्ट की गई? इसकी शुरुआत 1 मई 2006 में करी गई थी। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इसको लेके आते हैं। वहीं यदि संचालन देखा जाए तो संचालन ये 2 विभाग करते हैं। कौन कौन से करते हैं? आपका
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना विभाग मंत्रालय और उसी के साथ प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, ये दोनों विभाग मिलके इसको संचालित करते हैं। तो यहाँ पर यदि विभाग पूछा जाए तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना होगा कि संचालन कौन कौन से विभाग करते हैं। तो संचालन इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग करता है, वहीं और क्या करता है, प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग, ये सब मिलकर इसका, ये दोनों मिलकर इसका संचालन करते हैं। यदि मंत्रालय की बात की जाए तो मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। अब इसके टैगलाइन को पूछ लिया जाए आपसे कि इसकी टैगलाइन क्या है, तो इसका टैगलाइन है एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए। ये इसकी टैगलाइन है। यहाँ पर टैगलाइन आज के समय पूछ ली जाती है तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके यदि कार्य देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए नागरिकों को सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना इसका मेन काम है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो आपका नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है, और अभी हमने 24वां ई गवर्नेंस और 25वां ई गवर्नेंस पढ़ा था जो हैदराबाद में हुआ था 24वां, और उसके बाद 25वां आपका कहाँ हुआ है, ये जो आपको दिखा देते हैं। ये देखिए 24वां ई गवर्नेंस सम्मेलन कब हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। वहीं 25वां ई गवर्नेंस 22 में ही हुआ है, जम्मू कश्मीर में हुआ है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सारी चीजें ये कौन कराता है, NEP इसको कराता है। NEP के अंतर्गत ये होती है, NEP के अंतर्गत इसको किया जाता है, NEP इसका संचालन करता है। चलिए अब देख लें ई क्रांति। ई क्रांति क्या है, यह डिजिटल इंडिया का 5वां और महत्वपूर्ण स्तंभ है। यहाँ पर देखना होगा कि डिजिटल इंडिया का 5वां और महत्वपूर्ण स्तंभ कौन है, ई क्रांति है। ठीक है, यह मिशन मोड परियोजना के रूप में सेवा का इलेक्ट्रॉनिक वितरण करता है। मतलब यह है कि मिशन मोड परियोजना के तहत ये सेवाएं प्रोवाइड कराता है आपको। इसका मुख्य उद्देश्य IT सेवा की त्वरित पहुंच को सुनिश्चित करना है। मतलब ये जो IT सेवा है, जो आपको सर्विस हैं, उन्हें त्वरित रूप से आपको प्रोवाइड कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद यदि देखा जाए तो ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन, ये क्या है, NEGC क्या है, 1997 में स्टार्ट हुआ है। पहले ई कॉमर्स गवर्नेंस सम्मेलन है जो 1997 में नई दिल्ली में शुरू किया गया था। यहाँ पर मुझे माफ करें, यहाँ एक मुझसे चीज स्लिप हुई है। NEP ने ये आपका जो ई गवर्नेंस सम्मेलन है वो नहीं किया था, ये सम्मेलन आपका किया था ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन जो NEGP होता है। इसमें 24वां और 25वां सम्मेलन आपका यहाँ पर किया था। 24वां और 25वां सम्मेलन किसने किया था, ये NEGC ने किया था। ये 24वां कहाँ हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। वहीं यदि 25वां देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में इसको किया गया था। ठीक है, और ये कब से हो रहा है, 1997 से हो रहा है। पहला कब हुआ था, कहाँ हुआ था, 1997 में ही हुआ था और नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक की सारी चीजें आपकी हो चुकी हैं। और ये 24वां और 25वां जो है वो आपके दोनों 2022 में ही हुए थे। 24वां 2021 में होना चाहिए था, लेकिन 21 में कोविड के कारण इसको 22 में कर दिया गया था। सहयोग प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक सूचना विभाग, प्रौद्योगिकी मंत्रालय और संबंधित राज्य इसमें इसको क्रियान्वित करते हैं। मतलब इसका क्या है कि इसका सहयोग जो है, या फिर कहें इसमें क्रियान्वित कौन करता है, इसको क्रियान्वित करता है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, एक ये करता है। दूसरा करता है इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। ये दोनों तो मिलकर काम करते ही हैं। प्लस में जिस राज्य में ये सम्मेलन हो रहा है, जिस राज्य में ये समिट हो रही है, उस राज्य की सरकार भी इसमें योगदान अपना देती है। तो यहां तक की सारी चीजें आपकी NEGP में आती है। आगे बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस से संबंधित जो नीतियां हैं उनके संबंध में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहला देख लेते हैं निवेश नीति। निवेश नीति कब आई थी, 2012 में इसको हम लेकर आए थे। इसमें क्या है, इससे राज्य में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने और निवेश को आकर्षित करने के लिए बनाया गया था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था,
इसके अंतर्गत कुछ नहीं, सिंगल खिड़की प्रोजेक्ट जैसे आपने देखे होंगे, एकल खिड़की प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें हैं कि जो आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट है, निवेश जो है उसको आकर्षित करने के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर लैंड प्रोवाइड कराना, लाइसेंस इजीली प्रोवाइड कराना, या फिर आपकी जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, सरकारी प्रक्रियाएं होती हैं, उनको सुगम बनाते हुए निवेश को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करना निवेश नीति का उद्देश्य है। ये कब लाए गए थे? तो 2012 में इसको लेके आए थे। वहीं आईटी नीति देखी जाए तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में राज्य में टास्क फोर्स का गठन किया गया आईटी नीति के अंतर्गत। इसका उद्देश्य है सरकार के कामकाज के अंदर और बाहर परिवर्तन करना। मतलब ये है परिवर्तन क्या करना, एक पॉजिटिव चेंजेस लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अभियान। ये कब लाए थे? ये बहुत महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश की योजना है, अभियान है, यह अधिनियम कह लें। इसे लेके आए थे 25 सितंबर 2010 को। राज्य के नागरिकों को कुशलता, दक्षता, नैतिकता के साथ सेवाएं प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद देखा जाए सर्वाधिक इसमें सर्वप्रथम 9 विभागों की 26 सेवाओं को इसके दायरे के अंतर्गत रखा गया था। सबसे पहले क्या किया गया कि 9 विभाग थे, उनकी 26 सेवाओं को यहाँ पर रखा गया था। और वर्तमान में इसके अंतर्गत कितनी हैं? तो वर्तमान में 226 इसके अंतर्गत सेवाओं के आवेदन ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बात को ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो है, इसमें कितनी सेवाओं के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं? 226 सेवाओं तक के आवेदन अब तक लिए जा रहे हैं। नागरिकों को बेहतर और सरलता पूर्वक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड और नागरिक क्षेत्र में लोक सेवा केंद्र की स्थापना की गई है। आपने देखा होगा कि आप जिस एरिया से हैं, आपके जिले में, आपके शहर में एक लोक सेवा गारंटी विभाग होता है, लोक सेवा केंद्र होता है। उसमें क्या होता है, आपके जितने भी काम होते हैं, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, इस प्रकार के काम तो आपने वहां पर देखे ही होंगे। उसी के साथ साथ लगभग 226 प्रकार के यहाँ पर काम होते हैं। तो वो किसके अंतर्गत होते हैं? मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत होते हैं। तो वो जो विभाग बनाए गए हैं, जो ऑफिस बनाए जाते हैं, केंद्र जो बनाए जाते हैं, वो इसी अधिनियम के द्वारा बनाए जाते हैं। 15 सितंबर को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना, क्योंकि ये संभवतः आ सकता है क्वेश्चन कि लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो लोक सेवा दिवस आपका मनाया जाता है 15 सितंबर को। चलिए, आज की क्लास यहीं तक की थी। उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत अच्छे समझ आया होगा। आज हमने ई गवर्नेंस को कंप्लीट किया, आगे की क्लास भी कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।